मैच के बारे में भी बात होगी कि हमारे क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत लीड तो है, लेकिन हमने अब तक जो परफॉर्मेंस दिखाई है इन द सेकंड इनिंग, इट इज़ नॉट सो ग्रेट। बट या फर्स्ट हमारा जो T20 स्क्वाड हुआ है अनाउंस, और फिर साथ ही वनडे स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है 16 रुकनी, उस पर जरा बात कर लेते हैं। राशिद भाई हैज जॉइंड अस एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हैज आल्सो जॉइंड अस। राशिद भाई, व्हाट आर योर थॉट्स? बाबर आजम इज बैक। जी, बाबर आजम को देखकर नीचे हम नहीं जाते कि नीचे क्या जाती हुई है, वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसीलिए ये नाम दिए जाते हैं कि ऊपर ही रहे आप लोग और हम लोग। और नीचे अगर आता हूँ तो मोहम्मद वसीम जूनियर दोनों स्क्वाड में नजर आते हैं और कोई मैच नहीं खेलते माशाल्लाह से ये, और इसकी कोई बात भी नहीं करेगा। और इसमें मैं ये देखना चाहूंगा कि होम सीरीज है तो कितने अनकैप्ड प्लेयर हैं, उसमें सिर्फ उस्मान नजर आएंगे, उस्मान तारिक, जिनका एक्शन अभी मशकूक है। तो नए प्लेयर्स हमारे किधर हैं जो कि हमारे T20 का हिस्सा है? चैंपियंस कप हमारे कराए गए, इसमें से प्लेयर्स आए, इसमें कितने प्लेयर्स हैं जो अनकैप्ड हैं? ये एक प्लेयर मुझे नजर आ रहा है और वो है उस्मान तारिक, अदरवाइज वही प्लेयर हैं। फिर T20 का मैं टीम देखता हूँ कि जो कि एशिया कप खेली थी, उसके 3 से 4 प्लेइंग मेंबर मिसिंग कर दिया, यानी कि वो टीम गलत बनाई थी। हम ठीक थे, हम ठीक बोल रहे थे कि टीम गलत है। अब क्या ये टीम ठीक है? ये तो साउथ अफ्रीका के बाद खेलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई वैसे अभी आपको क्या लग रहा है, ये टीम ठीक है? थॉट प्रोसेस नहीं है ना, कोई नहीं है, क्योंकि बाबर आया कैसे? एक मैच भी नहीं खेला इस साल तो। हाँ, तो ये सवाल हमने अभी सुहेल के सामने भी उठाया था और वो कह रहे थे कि हमने भी उठाया। मोहम्मद वसीम जूनियर किस तरह से टीम में आ गया, ठीक है। हसन नवाज को आपने वहां खिलाया ही नहीं, यहाँ टीम में डाल दिया। मोहम्मद हारिस को वहां, लेकिन चलिए इसको अगर इस तरह से क्वेश्चन पुट करें कि आपको पता है हमारे मिडिल ऑर्डर का क्राइसिस तो है ना, सो बाबर क्या अब हमें मिडिल ऑर्डर का क्राइसिस दूर करने के लिए मयसर होंगे? मतलब वो किस नंबर पे खेलेंगे, उनका क्या मतलब? सबसे बड़ा अब्दुल भाई, सबसे बड़ा क्राइसिस जो होता है ना, वो ओपनिंग का होता है, 3 नंबर का होता है। T20 में नीचे इतनी वैल्यू नहीं करती। जितने टॉप रैंकिंग के प्लेयर आप दुनिया में देखेंगे ना, वो सारे 1, 2, 3 नंबर। व्हाट डू यू थिंक वुड बी बाबर्स नंबर देन? ओपन करेंगे या फिर बीच में आएंगे या वन डाउन आएंगे? नहीं, इसका अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बॉलिंग भी करवा सकते हैं, जैसे माइक हैसन ने कहा था विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, तो टीम में जगह बनती है। तो हो सकता है कीपिंग कराने के लिए इनको रखा हो। मुझे ये जवाब दे दें कि किस परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर आजम टीम में आए। ओके भट्टी साहब, सो हमें ज़रा नंबर, मैं अभी जहन में अपने नक्शा बना रहा था, साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, अब बाबर भी हैं, सो कहाँ फिट होंगे? फिर फ़खर जमान जी, फ़खर जमान जो अब्दुल्ला T20 स्क्वाड में रिजर्व में नजर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल में फिर फ़खर जमान की जो जगह है वो बाबर आजम को मिलेगी। लेकिन ऐसे मौके पे जबकि टेस्ट मैच बिल्कुल क्रूशियल टाइम पर खड़ा हुआ है और मेक एंड ब्रेक की पोजीशन है पाकिस्तान की, मेरा ख्याल में अगर चंद घंटे सिलेक्शन कमेटी सब्र कर देती, शाम को अनाउंस कर देती, तो शायद ये जो डिबेट है ये कहीं और चली जाती। लेकिन मुझे भी हैरत हुई कि इतने सारे दावे किए थे माइक हैसन ने, लेकिन बाबर आजम का इस तरह आ जाना, तो इसका मतलब बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट को ठीक कर लिया। वो 49 रन पे जहां इस वक्त नॉट आउट है, वो उनके लिए पाकिस्तान टीम में वापसी का सबब बना। इसके अलावा तो बाबर आजम की हमें कोई इनिंग्स नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल में हमने अब रिवर्स गियर लगा लिए अब्दुल्ला। 13 दिसंबर को आखिरी T20 मैच खेला, उसके बाद तकरीबन कोई 27-28 T20 पाकिस्तान में खेले। तो बाबर आजम का वापस आ जाना, बाबर आजम की देखें सलाहियतें से इनकार नहीं है, या तो फिर पहले सिलेक्शन कमेटी गलत कर रही थी, या आज उनकी क्लास से या उनकी कंट्रीब्यूशन से कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये इस किस्म की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकती हैं कि हमने अचानक उनको ड्रॉप किया और ये कहा कि जब तक वो स्पिनर्स के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये कोट एंड कोट माइक हैसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो भट्टी साहब, आपको पता होगा ना, हो सकता है उन्होंने काम किया उस स्पिनर्स के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेलने का, कहीं वो आपको नजर आया है, कहीं डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर आई, कहीं उन्होंने कैंप में ऐसा काम किया, या उन पे किया गया काम, या उन्होंने किसी की मेंटरशिप में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की इस शोबे में? देखिए, हमने मैचेस में तो बाबर आजम को T20 में कहीं एक्शन में नहीं देखा, दुनिया की किसी लीग में नहीं देखा। पाकिस्तान में तो
वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेलते नहीं है, लेकिन नेट्स पे खेलना और मैच में खेलना वो दो अलग अलग चीजें हैं। फिर साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी जबरदस्त टीम है, वो इतनी आसान टीम नहीं है, हालांकि हम होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सजा और जजा का जो निजाम है उसमें लॉजिक्स हमें नजर नहीं आ रही। हारिस रऊफ का मेरा ख्याल ड्रॉप होना T20 स्क्वाड से, उनको रिजर्व में रखना, ये एक मुझे एक बेहतर फैसला लगता है कि हारिस रऊफ जिस तरह एशिया कप में परफॉर्म कर रहे थे, तो फाइनली सिलेक्शन कमेटी ने उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर हम नसीम शाह को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापस ले आए, ये भी मेरी समझ से बालातर है कि नसीम शाह ने भी कोई ऐसी एक मैच में शायद फर्स्ट क्लास में 5 आउट किए थे, लेकिन रेड बॉल की परफॉर्मेंस पर हमने व्हाइट बॉल टीम में नसीम शाह को डाल दिया। तो मतलब सिलेक्शन कमेटी मेरे ख्याल में वो सोच रही है जो शायद हम नहीं सोच रहे, राशिद भाई नहीं सोच रहे, या और हमारे लोग नहीं सोच रहे, लेकिन वो एक अलग सिंथ लेके चली हुई है। लेकिन माइक हैसन जब वो न्यूजीलैंड के कोच थे और आज वो पाकिस्तान के कोच हैं, तो वहां भी उन्होंने इसी किस्म के सरप्राइज फैसले वो करते रहे थे। यहाँ भी लग रहा है कि माइक हैसन डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी की इसमें इतनी से नजर नहीं आ रही। तो आपको लग रहा है कि माइक हैसन, अब्दुल्ला भाई इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे फखर जमान, हारिस रऊफ ये प्लेइंग 11 में थे, हुसैन तलत प्लेइंग 11 में थे T20 में 40 राशिद भाई 40 बनाए एशिया कप फाइनल में, फखर जमान ने आखिरी नहीं। तो ये प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद नहीं है, जो खेले वो नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा काउंट होती है, जो नहीं खेले उनको हम हर जगह रख रहे हैं, ये लॉजिक समझ में नहीं आई। मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं, पसंद है हमें भी, हमें लॉजिक ढूंढनी चाहिए। मोहम्मद सलमान मिर्जा, मतलब कि जो खेलेगा नहीं वो टीम में सेलेक्ट रहेगा। लेकिन जब राशिद भाई फखर की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी तो हमें जाहिर है जितना उनका तजर्बा था और जो उनसे रिक्वायर्ड था, उन्होंने 40 जरूर बनाए भट्टी साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो उनसे रिक्वायर्ड था वो नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, क्योंकि वो आज के प्लेयर तो नहीं है। मतलब 40 को 80 बनाना चाहिए था ना उन्हें, बिकॉज दिस इज व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम फखर जमान। ही शुड हैव परफॉर्म्ड एज अ मैच फिनिशर, और ये उस दौरान भी बात होती थी कि अगर ये अब भी नहीं करेंगे तो फिर ये कब करेंगे, मतलब कब से खेल रहे हैं। फखर जमान ने तो कभी भी नहीं किया T20 में, तो वो पहले क्यों सिलेक्ट हुए थे? ये डील करके आए थे, बहुत लंबी चीज है। जब इन्होंने एक बयान दिया था उस्मान वल्ला के ऊपर, और उसके बाद इनके ऊपर, क्योंकि इसलिए मुझे याद है मैंने आकिब जावेद से बात की थी, मैंने असद शफीक से बात की थी, मैंने अजहर अली से बात की थी, मैंने अलीम डार से, इनकी वजह बता दें बाहर होने की। तो उन्होंने कहा कि फिटनेस लेवल। मैंने फिर फखर जमान से भी बात की, ऑन रिकॉर्ड है, फखर जमान ने कहा राशिद भाई कि मैं सर्जरी नहीं करा सकता, मेरा पलटने में जो रनिंग बिटवीन द विकेट में उसमें प्रॉब्लम है, मैं नहीं जो ट्रेनिंग ये करा सकते वो कर सकता हूँ। लेकिन उसी पे ये वापस कैसे आ गए टीम में और परफॉर्म भी नहीं किया, तो ये डील करके आए थे उस वक्त। तो अब डील बन नहीं रही। अब होता क्या है, कार्ड खेले जाते हैं। फखर जमान कार्ड फेल हो गया, अब बाबर आजम कार्ड खेलेंगे, अब रिजवान का कार्ड फेल हो गया, अब शाहीन का कार्ड खेलेंगे। ये तो रीत है ना, ये 75 ईयर से चल रही है पाकिस्तान। अच्छा, तो भट्टी साहब डू वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू? हम ये कार्ड्स जो उठा के ला रहे हैं, जाहिर है अपनी अलमारी में जो हमारे कार्ड पड़े हुए हैं पुराने, हम डस्टिंग करते हैं, ले आते हैं वापस। सो हमारे पास जो फ्यूचर की बात कर रहे थे या नए लड़कों की बात कर रहे थे, वो हसीबुल्लाह की बात हो जाए और बहुत से लोगों की बात हो जाए, फैसल अकरम की बात हो जाए, अब्दुल समद, उस्मान तारिक, डू वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू? बिकॉज अभी अब्दुल्ला रिसेंटली जो पाकिस्तान शाहीन ने टूर किए या नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ है, मेरे ख्याल में अब्दुल समद वो प्लेयर था जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि अब्दुल समद को अब कमबैक करना चाहिए था। उन्होंने खासी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अब्दुल समद के अलावा अगर हम बाकी नाम देखें, फैसल अकरम, भट्टी साहब न्याजी साहब को भी होना चाहिए था, इरफान न्याजी। चले जी हाँ, इरफान न्याजी भी डिजर्व करते थे। तो मेरा ख्याल में अगर ये जो मीडिया रिलीज आज सुबह सवेरे निकाला और अब से आधे घंटे बाद टेस्ट मैच दोबारा शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम
इस वक्त काफी क्राइसिस में है। जी तो बिल्कुल या तो क्राइसिस फिर में, उसकी अटेंशन बात जरूर डाइवर्ट। करेंगे। लास्ट मैं थॉट ले लूं इस अनाउंसमेंट पे राशिद भाई की, हसीबुल्लाह इन प्लेस ऑफ हारिस, सो आपको लगता है कि ही वुड बी एबल टू डिलीवर, ही इज व्हाट वी रिक्वायर एट दिस मोमेंट? अब्दुल्ला भाई, उसको प्रॉपर नंबर नहीं दिया हमने, और डिफिकल्ट पिचेस थी दुबई में, शारजा में जो खेले वो, उनको जब अभी फखर को नहीं लेके आ रहे थे, दोबारा से नवाज को या फखर को, ये ताबदादा फरहान, इन लोगों को ओपन कराया जाता है, इनको देख लेते अच्छी पिचेस के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं ना, तो जहां पे अच्छा मौका, अच्छी पिचेस मिली, वहां पे हारिस के साथ अपने दर्द। अच्छा, उस्मान तारिक का एक्शन आपको पता है एक दफा ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है, सो ये रिस्की नहीं होता हम लोगों के लिए किसी ऐसे प्लेयर को शामिल करना कैरेबियन लीग में? इनके एक्शन पे क्या काम हुआ है? तो देखिए, टूर्नामेंट में ऑब्जेक्शन होता है आईसीसी के इवेंट में, एशिया कप में, शायद बायलैटरल में इतना ज्यादा नहीं होता। नारायण बहुत अच्छा खेल गए, आईपीएल खेल गए और वहाँ कैरिबियन लीग खेलते हैं, इसीलिए किसी और लीग में वो जाते नहीं है। सस्पेक्ट जरूर था, पीसीबी ने इनको एक वार्निंग दे के छोड़ दिया। उनका प्रॉपरली एक बायोमैकेनिकल टेस्ट हुआ है, लेकिन उसकी रिपोर्ट हम तक नहीं आई। लेकिन अच्छा है बॉलर, अगर तो इनका एक्शन क्लियर है, वेरी गुड बॉलर, इंप्रेसिव बॉलर है। ऑल राइट, सो ये है। अब जरा आज के मैच की हम सूरत हाल की बात कर लें, लेकिन भट्टी साहब, वनडे स्क्वाड पे तो हमने रोशनी डाली नहीं कोई खास, सो उस पर जरा अपनी थॉट्स दे लीजिए। देखिए, वनडे स्क्वाड में रिजवान से कप्तानी छिन गई, लेकिन रिजवान जो है वो एज ए विकेट कीपर वहां मौजूद है, तो इसका मतलब है कि रिजवान जो है वो वनडे खेलेंगे। तो वनडे में मेरा ख्याल में इतनी ज्यादा हमने चेंजेस देखी नहीं है। वहां पर हारिस रऊफ जो है वो वनडे टीम में आ गए, हसीबुल्लाह वनडे टीम में आ गए, फैसल अकरम वनडे टीम में आ गए। तो वनडे में तो बहुत ज्यादा जो एक ख्यासाराइयां की जा रही थी कि शायद कुछ लोगों को रेस्ट दिया जाएगा, कुछ नए लोग डाले जाएंगे, तो मेरा ख्याल में वनडे में बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ की। यहाँ लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने शायद कुछ अपनी चीजें मनवाने की कोशिश की है, क्योंकि वो नए कप्तान बने, और शाहीन शाह अफरीदी की जो बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी चाहते थे कि अगर वो कप्तान बने तो सिलेक्शन में उनकी मुशावरत शामिल हो। तो शाहीन शाह अफरीदी की मुशावरत से सब कुछ हुआ है, लेकिन आखिरी जो हम T20 सीरीज अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले और 2-1 हार गए, तो उसमें तो मुझे कोई बहुत बड़ी चेंजेस नजर नहीं आ रही। ऑलमोस्ट वही टीम जो है यहाँ रखी गई है। सो शाहीन शाह जाहिर है अब नई जिम्मेदारियां उनके सर भी आ गई हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, सब अप्रिशिएट ही कर रहे थे। अब पता नहीं वो वजह बनी कि उन्हें कप्तानी दी गई है या फिर हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है। जाहिर है हम उन्हें गुड लक कहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है, शाहीन शाह अफरीदी अपनी मर्जी के प्लेयर्स, अपनी मर्जी के खिलाड़ी जिसके साथ उन्होंने मैदान में उतरना है, वो लेने में इस सिस्टम में कामयाब हुए होंगे या हो जाएंगे राशिद भाई? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि रिजवान का भी थोड़ा सा 4-5 महीने प्रॉब्लम मैनेजमेंट के साथ आर्गुमेंट, या नफी साहब के साथ आर्गुमेंट यही हो रहा था कि मुझे अपनी टीम बनाई जाए। ये मतलब उस वक्त खड़ा हुआ था जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनी थी और उसमें स्पिनर्स नहीं थे, जिसमें हमने बात की थी, तो वहां से ये चीजें शुरू हो गई थी। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात हुई थी कि अभी तक जून आ गया और किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, 4 महीने डिले क्यों हुआ और एक कैटेगरी खत्म की। इसके ऊपर बहुत सारी बातें रिजवान ने बोर्ड से पूछी। यहाँ सवाल करना मुश्किल हो जाता है, सवाल नहीं पूछ सकते आप, और इसी वजह से अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि रिजवान वाहिद प्लेयर है 30 प्लेयर्स में जिसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, और यही वजह बनी इनकी कप्तानी छीनने की। छीनी गई है, ली नहीं गई है, छीनी गई है, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो 2 से ज्यादा अब लीग खेलना चाह रहे हैं दुनिया में। अगर तो यही हालत पाकिस्तान क्रिकेट के रहे, और 30 में से 29 ने साइन किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और रिजवान ने मना कर दिया। अभी तक आज की रिपोर्ट यही है, साइन नहीं किया। वो बिग बैश खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनका अगर 15 से 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे अगर दलील होना है तो उससे अच्छा है कि वहीं चला जाए खेलने के लिए। और अब्दुल्ला, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात हो रही है जी, तो हमारी जो टेस्ट टीम है, हमारे टेस्ट टीम में कप्तान शान मसूद वाहिद प्लेयर हैं जो डी कैटेगरी में है। सारी पाकिस्तानी टीम शान मसूद से ऊपर है और कप्तान की डी कैटेगरी है।
तो अगर उसकी कैटेगरी बेहतर करनी थी तो फिर पीसीबी अनाउंस कर देता, लेकिन आज तो लग रहा है कि टेस्ट मैच खत्म होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो तैयार किया हुआ है कि यही कैटेगरी उसकी रहेगी। इसमें भट्टी साहब कोई बैद नहीं है, मैच के बाद अगले सीरीज का कैप्टन भी टेस्ट अनाउंस करते हैं। शौक तो है कैप्टन अनाउंस करने का, बट कारकर्दगी वैसे थोड़ी बेहतर हुई है उनकी सीरीज में शान मसूद की। लेकिन अगला टेस्ट मैच जो राशिद भाई बात कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में मार्च में अगला टेस्ट मैच है पाकिस्तान। अच्छा, हारिस रऊफ पे भट्टी साहब आपने तो नहीं इजहार ख्याल किया? मैं तो डरता हूँ हारिस रऊफ पे बात करने से, नाराज बहुत जल्दी होते हैं, तो वो बताइएगा राशिद भाई, व्हाट आर योर थॉट्स? अरे मुझे पसंद है जाती तौर पे, वो मेहनत करता है, मार जरूर लगती है, लेकिन ना अटैकिंग बॉलर है। तो मेरे जो तादाद जो होता है ना बातों में, वो यही है कि जो खेले नहीं वो बच जाता है। वो पाकिस्तान टीम के साथ मुसलसल रह रहा है, एक मेहनत कर रहा है, 100% दे रहा है, वो मार लगती है उसको, कभी आउट भी करता है, लेकिन इतनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आप राइट ऑफ कर देते हो, मुश्किलात होती हैं, लेकिन फिर आप लंबे अरसे के लिए बाहर करो ना। आपने अगर बाहर किया, मेरी बात सुने, अटैकिंग बॉलर है, आखिरी रन वो आपको याद ही होगा, हमारे दिलों पे लिखा हुआ है वो, मतलब इफ नॉट दैट तो फिर व्हाट? मतलब चाहे वो अमेरिका वाला वर्ल्ड कप हो या फिर ये वाला हो, मतलब उसका हम उस अटैक का हम क्या करें? देखिए, अमेरिका की बात करें तो मोहम्मद आमिर भी था वहां पे, इमाद भी, वो तो टीवी पे काम कर रहे थे, वो कैसे चले गए उस पर किसी ने बात नहीं की। वो बेचारा खेल रहा है हमारा हारिस रऊफ, वो टीवी पे तो नहीं बैठ रहा हमारी तरह, वो तो टीवी में बैठ के आपने वर्ल्ड कप खिला दिया, उस पर किसी ने बात ही नहीं की। यार आप मुझे बायस लग रहे हैं राशिद भाई, क्योंकि बेचारा वाला सीन तो मुझे बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा। भाई हारिस का ना, हारिस की रऊफ की भी एफर्ट अच्छी लगती है, बाहर जरूर जाता है, मैंने यू लाइक हिम, लेकिन वो देता है अपनी वन पूरी। ठीक, सो भट्टी साहब, यू हैव योर थॉट्स अबाउट इट? मेरे ख्याल में हारिस रऊफ इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, जब तक पाकिस्तान टीम का कैंप नहीं लगता तो हारिस रऊफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जाके खेलें, लेकिन ठीक है, हारिस रऊफ को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। इस किस्म के बॉलर्स दुनिया में कहीं मैच भी जितवाते हैं, कहीं उनको मार भी पड़ती है, लेकिन मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को भी अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करना चाहिए कि यहाँ भी अगर हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर सके तो मेरे ख्याल में जितना उनको चांस मिल गया है, शायद काफी दफा वैसे हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अगर यहाँ भी नहीं कर सके तो फिर क्या करेंगे, लेकिन फिर वो दोबारा होता है। एक में और आपको अपडेट दे दूं इस टीम से और मैच से हटके, कि मुझे ये इत्तलात आ रही है कि शायद मिसबाह-उल हक जो है उन्होंने अब जहन बना लिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के ओहदे पर काम नहीं करना चाहते। उनके जो करीबी लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि मिसबाह-उल हक मैनेजरियल पोस्ट जो है उस पर नहीं आना चाहते, वो गेम डेवलपमेंट में कहीं जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। तो वो जो 3-4 दिन से ये कयास आ रही हैं, चल रही थी कि मिसबाह-उल हक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बन रहे हैं, तो उसमें अब खासी हद तक। अच्छा, और भट्टी साहब, मेरे पास ये, आपके पास ये इत्तला है कि वो नहीं आना चाहते, और मेरे पास ये इत्तला है कि अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है कि मिसबाह-उल हक को ऐसी कोई पोजीशन दी जा रही हो। सो ये भी ज़रा से खबर पहुंच रही है कि ये 3-4 दिन से ज़रूर खबरें चल रही हैं कि अब तक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है कि मिसबाह-उल हक को ये पोजीशन दी जा रही हो अभी तक, एज वी स्पीक, लाइक लिटरली अभी 10 मिनट पहले तक। दैट वाज द लेटेस्ट दैट आई गॉट। अभी हम ज़रा आज के मैच पे आ जाएं। सो राशिद भाई, अब सारी जिम्मेदारी दोबारा बाबर और रिजवान से ही पे ही आयद हो गई है, और हमने उम्मीद भी लगा ली है, क्योंकि हम उम्मीद लगाने में तो माहिर हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? जाहिर है हम इसके बाद इन दोनों के अलावा और तो टीम में कहाँ आपको नजर आ रही है जगह जिनसे उम्मीद लगाएं? सलमान अली आगा है, वो अच्छे बैट्समैन है, रन करते हैं क्रूशियल पे, और जिम्मेदारी इन दोनों पे तो है। ये दोनों करेंगे तो हम 100 से ऊपर लीड पे चले जाएंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन हमारी जो टेल है ना, वो 3 इनिंग्स में 15 विकेट गिरी है 50 रन से जी। वो हमें जिस तरह से रबाडा और तसामी कल खेले हैं, बस उनसे हमें 20-25 अगर 4 प्लेयर ये करते हैं तो आपके 80-90 रन ऐड होते हैं, और यही मैच विनिंग हो सकते हैं। टेल हमारी नहीं परफॉर्म कर रही। कोशिश यही है कि 150 रन की लीड पहले हो, उसके बाद देखते हैं बोनस अगर मिलता है। 150 पे आप मैच बहुत मैच। गॉट इट। थैंक यू जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।